बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे। तो जनाब देखिए इस वक्त मौसम कैसी करवट बदल चुका है, जहां भी होंगे महसूस हो रहे होंगे। बिल्कुल, इस कदर खूबसूरत और हसीन मौसम है, बहुत ही लुत्फानंदोज हुआ मैं तो। कल आप हुई है ना? हाँ बिल्कुल, आज सुबह इतना प्यारा मौसम था, ख़ास तौर पे जब हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और फिर उसके बाद तेज़ हुई। लाहौर के मौसम की हम बात करें, वैसे ये जो नया स्पेल है बारिशें बरसाने वाला, जो नया सिस्टम है ये मुल्क में दाखिल हो चुका है और इसने 10 अप्रैल तक रहना है। कल हमने आपको बताया था कि कल शाम 4 बजे से इसने एंटर होना है और उसके बाद फिर मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर ये बारिशें बरसाएगा। और नॉर्दर्न एरियाज़ में बताया था आपको कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, वहाँ बारिशें ज़्यादा होंगी और इसके साथ साथ बर्फबारी भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो मौसम ओवरऑल बड़ा बलोचिस्तान से दाखिल होता है और फिर पूरे मुल्क में हमें दिखाई देता है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब जंग की सूरत हाल पर भी जरा नजर मौसम खराब है। वहाँ मौसम बिल्कुल खराब है। ईरान अमेरिका जंग जो कि अब अपने 39वें रोज में दाखिल हो चुकी है, उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जीत के दावों के साथ साथ ईरान को धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फौजी हुक्काम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे। शायद वो रात कल हो, यानी आज जो मंगल की रात है, जिसकी पहले ही अमेरिकी सदर डेडलाइन दे चुके थे। यानी आज रात 8 बजे की डेडलाइन अमेरिकी सदर दे चुके हैं। आपको सुनवाते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को धमकियां क्या दी थी। और उधर अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का आज ईरान में अब तक के सबसे बड़े हमलों का ऐलान। वो ये कह रहे हैं कि जंग में अब तक ऐसे हमले पहले कभी नहीं किए, शायद कल इससे भी ज़्यादा हमले हों। ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं, वो ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी की शदीद मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि दुश्मन हमें बार बार पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ईरानी पुल, पावर प्लांट और अहम तंसीबात को निशाना बनाने की बात कर रहा है। अमेरिकी धमकियां इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन जंग, धमकियों और ज्यादा तबाही का ढिंडोरा पीट रहा है। आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनकर दुश्मन का साथ दे रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में जंगबंदी कराने के लिए सरगर्म है और पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान को मौसूल हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए गए फ्रेमवर्क में फौरी जंगबंदी और उसके बाद जामे मुआहदे की तजवीज़ शामिल है। मंसूबे के तहत जंगबंदी के फौरी बाद आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का भी इम्कान है और रॉयटर्स ये बता रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के साथ राब्ते में रहे। ईरान ने अमरीका से जंगबंदी की तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब इरसाल कर दिया है और ईरान ने फार्मूला पेश करते हुए आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद किया है, जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इसरार किया है। ईरानी सरकारी जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के प्रोटोकॉल और पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया। खित्ते में तनाज़ात के मुस्तकिल हल की भी तजवीज़ दी है। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो सिचुएशन अब बनी हुई है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बार बार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, एक तरफ सब तबाह करने के दावे ऑलरेडी वो कर चुके हैं कि हमने सब तबाह कर दिया है और फिर उसके बाद इस तरह से धमकियां देना और फिर गालम गलोच पर भी उतर आना, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह आप क्या देखते हैं? क्यों इस तरह का रवैया वो अपना रहे हैं और कभी नामुनासिब अल्फाज और कभी एक रात में सब कुछ तबाह करने की धमकी? जी बिल्कुल, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इतनी लंबी जंग नहीं चाहते थे मेरे हिसाब से, बिकॉज वो तो स्विफ्ट विक्ट्रीज चाहते हैं और स्विफ्ट एक्शन उनका होता है कि बस 2-4 दिन का हो। शुरू में उन्होंने एनविजिज किया था कि मे बी 1-2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की, तो उससे ज्यादा जब ये ड्रैग की है और उसका ज़ाहिर पॉलिटिकल कॉस्ट उनके लिए बढ़ रहा है, दुनिया के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा है और ये जो अपना हुर्मुज़ वाला मामला है उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो अब वो फिर एक तो जाहिर है कि ही इज अपसेट, फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन साथ ही साथ वो ये एक मैडमैन थ्योरी इन प्रैक्टिस भी है। मैडमैन थ्योरी इन प्रैक्टिस में ये मतलब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप ना थोड़ा सा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करना शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं और बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग भी देते हैं, तो उसे एडवर्सरी जो है उसको अनसेटल करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी कोर्सिव डिप्लोमेसी भी एक किस्म की उसकी एक किस्म है ये, तो वो तो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए इस वक्त जो ये जंग जिस मरहले में दाखिल होगी और ये मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि ये जब ज्यादा ड्रैग करेगी तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वक्त हम एक दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पे एक तरफ जो है एक कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन हो सकती है जो पाकिस्तान प्रपोज कर रहा है,
और दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो सकती है, जो कि अगर ये दोनों साइड नहीं मानी तो फिर होगी। और वो ना सिर्फ ईरान के लिए खतरनाक है, वो अमेरिका के लिए भी ज़ाहिर है उसका कॉस्ट होगा, खलीजी ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, और लेकिन दुनिया के लिए जो उसका कॉस्ट है वो तो जो है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जौहर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसकी कॉस्ट खासकर एशिया के लिए बहुत बड़ी है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन होती है, जिसमें आप दूसरे जो आपका एनिमी है उसके वसाइल को आप एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस सूरत हाल में आपको ईरान कहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ईरान रेजिलियंस तो दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं ये समझता था कि ईरान के लिए, देखिए अब जिस किस्म का अगर वो पावर प्लांट्स तबाह करना शुरू कर देते हैं, ब्रिजेस भी जिस तरह उन्होंने पहले भी कुछ किए हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिर कई बार आपको साल नहीं बल्कि दहाइयां लग जाती हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो सा रेजिलियंस है उसका एक कॉस्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त कि जो है ना थोड़ी सी लचक दिखाने की जरूरत है ईरान की साइड पे भी, और खैर अमेरिकन को भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई हल नहीं होगा। मतलब इससे क्या, अगर इस किस्म की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ईरान जवाब में फिर क्या करेगा, वो खलीजी ममालिक के पावर स्टेशन तबाह करेगा, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशन तबाह करेगा। देखिए अगर ऑयल इंस्टॉलेशन तबाह हो जाती हैं, अभी तो सिर्फ डिस्ट्रप्शन हुई है, तो दुनिया में आपने देखा क्या हालत होगी है, तेल की कीमतों की, गैस की कीमतों की, बाकी अशिया की। अगर ये एक दूसरे के तबाह करना शुरू कर देंगे ऑयल इंस्टॉलेशन, और वो तो एक फिर उसमें कई साल लगते हैं उसको बहाल करने में बाद में, तो वो तो दुनिया की मईशत जो है ना वो रिसेशन की तरफ नहीं, एक डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी, यानी कि 10% से ज्यादा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ जो है, जिसमें कि फिर एक एनर्जी क्राइसिस ही नहीं, एक फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगा दुनिया में। एक बहुत ही, जिस तरह का आप समझ लें कि लास्ट डिप्रेशन कितनी दहाइयां पहले दुनिया ने देखी थी, तो वो फिर इस किस्म की जो, अब आप अंदाजा लगाएं कि उस सूरत में जहाँ पे यहाँ से जो है ना ईरान की बहुत बड़ी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो भी तबाह हो जाए, खलीजी ममालिक की भी तबाह हो जाए, तो फिर ये खित्ता कहाँ जाएगा? खित्ता बहुत डेफिनेटली आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा जौहर साहब, जिस तरीके की अभी हालात हैं जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी तरफ से विन विन सिचुएशन बता रहे हैं, और दोनों कह रहे हैं कि हम कामयाब हुए, और अमेरिका कह रहा है मैं, और ईरान कह रहा है कि मैं कामयाब हूँ अभी तक इस जंग में जो चल रही है। आपने दुरुस्त कहा कि दोनों को लचक दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन मज़ीद वर्स हो सकती है। मुज़ाकरात वाहिद हल हैं तमाम मामले का, और पाकिस्तान उसमें एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। एक तो पाकिस्तान के रोल पर जरा कमेंट कीजिएगा कि इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, और कितने जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्तक़बिल में कामयाब हो सकते हैं, और दूसरा ये कि जो आबना हुर्मुज़ है वो इस वक्त गले की हड्डी बना हुआ है। अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से कामयाबी की तरफ चले जाते हैं, तो क्या इस पॉइंट पर ईरान मुत्तफ़िक हो जाएगा, मान जाएगा फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए? जी, अभी तक तो देखिए ना, मुज़ाकरात में जो फ्रेमवर्क दिया है पाकिस्तान ने, उसमें तो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो शुरू में ही करने हैं, उसमें एक सीज़फायर होनी है अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से अपना हुर्मुज़ को खोलना है, तो वो दोनों स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर बाकी नेगोशिएशंस होंगी। सो एक किस्म का ये 2 फेज या 3 फेज प्लान है। और देखिए इसको चाइना की भी तायीद हासिल है, इजिप्ट की भी, तुर्किया की भी, बहुत से मुल्कों की, और पाकिस्तान को बहुत से मुल्कों का ट्रस्ट भी, इस वक्त इत्मीनान भी हासिल है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सब मुल्कों के साथ, तो इस वक्त जो है ना एक यूनिक सिचुएशन में है पाकिस्तान। लेकिन साथ में समझता हूँ कि अगर इन दोनों मुल्कों ने लचक नहीं दिखाई, और ये खुदा न खास्ता ये जो है ना इनिशिएटिव फेल होता है, तो फिर हम एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में सारे आ जाएंगे। न सिर्फ ईरान और अमेरिका, फिर एक लूज सिचुएशन है सबके लिए। अच्छा, हम तो कोशिशें कर ही रहे हैं जौहर साहब, हम तो कोशिशें कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब कामरान यूसुफ साहब हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि चाइना और रशिया बाकायदा तौर पर जो है अब निगोसिएशंस का हिस्सा बन गए हैं, और वो बातचीत कर रहे हैं, तीनों सुपर पावर्स जो आपस में बातचीत कर रही हैं इसको सुलझाने के लिए। तो आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि कोई चेंज आएगा इसकी वजह से? देखिए, मैं तो पहले ही अपने कमेंट्स में ये कुछ हफ्ते पहले भी कह चुका हूँ कि चाइना जो है ना इस डिप्लोमेसी में अब ज्यादा इन्वॉल्व होगा, इसलिए कि उनका स्टेक बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि और उनकी लेवरेज भी बहुत ज्यादा है ईरान पे चाइना से ज्यादा किसी की लेवरेज नहीं है दुनिया में। और उसकी वजूहात भी मैं बता चुका हूँ कि एक तो उनका 90% तेल वो लेते हैं, दूसरा ईरान की सारी डिफेंस इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज जो है वो चाइना से जो चीजें आती हैं, वो जो वहाँ पे समझ ले रॉ मटेरियल्स और जो वहाँ पे जो बेसिक पार्ट्स आते हैं उन पे डिपेंड करती है। इसी तरह रशिया ने इस जंग में बड़ी मदद की है ईरान की,
और रशिया और चाइना दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ईरान के। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी सूट नहीं करता बियॉन्ड, ओके रशिया को थोड़ा फायदा हो रहा था इस जंग से, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट रशिया को भी सूट नहीं करता कि ये मजीद आगे चले। चाइना को तो बिल्कुल सूट नहीं करता, और उनका बीच में शामिल होना जो है वो अहम होगा, पॉजिटिव होगा, और जो है ना बिल्कुल वो इस चीज से किसी तरह बुला ताल्लुक नहीं रह सकते। सही। अच्छा जौहर साहब, जो एक पॉइंट है जो कि ईरान की तरफ से एक नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, उस पर अगर इत्तेफाक नहीं होता वो ये है कि मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, और अगर इस पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं होता और फिर सिचुएशन आप बनती हुई क्या देख रहे हैं। और दूसरा ये कि जिस तरीके से आज की डेडलाइन दी गई है, आज रात 8 बजे जो डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि कहा है कि एक रात में ही वो सब कुछ तबाह कर देंगे। अगर उनका ये प्लान भी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ऑलरेडी उनका प्लान वैसे वर्क नहीं किया, उन्हें लगा था ये जंग इतनी तवील नहीं चलेगी, अगर ये आखिरी हरबा भी उस तरह से कामयाब नहीं होता जिस तरीके से वो ये सोच रहे हैं, तो फिर क्या सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं? जी बिल्कुल, फिर तो हम एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आ जाएंगे ना, जहां पे एक दूसरे की ये सारे ऑयल इंस्टॉलेशंस, पावर प्लांट्स तबाह करेंगे। ज्यादा तो ईरान का नुकसान होगा, क्योंकि ईरान के पास उस तरह की डिफेंस नहीं है बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का होगा, लेकिन वो फिर खलीजी ममालिक में भी कॉज कर सकते हैं काफी ज्यादा डैमेज। लेकिन ये सारा जो डैमेज कॉज होगा उसका नुकसान सिर्फ इन मुल्कों को नहीं होगा, उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। बिकॉज अगर ये कैपेसिटी जो सी है वो ये कोई परमानेंट जो है, या एटलीस्ट एक लंबी मुद्दत के लिए इनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने की, तो दुनिया की जो मईशत के लिए वो डेविस्टेटिंग उसका इफेक्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि वो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन जो है ना, वो एक नाइटमेयर सिनेरियो होगा जो किसी को सूट नहीं करता, एंड इट नीड्स टू बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जौहर साहब। तकरीबन 12 जो है वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो हैं रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं ईरानी फ़ौज में जो सिविलियंस हैं। ये जो है ईरानी मीडिया की जानिब से जो है वो आदाद शुमार शेयर किए जा रहे हैं। तो इस सूरत में आप देखते हैं जब ऐसी सूरत हाल बनती है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम फ्लैट कर देंगे सब चीज़ें, इतनी बमबारी करेंगे पूरे ईरान में कि ऐसी पहले नहीं देखी होगी। उसके बाद बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जबकि ईरान भी शेयर कर रहा है कि हम तैयार हैं। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड उस तरह का नहीं कि कोई इन्वेजन हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल ऑपरेशंस हो सकते हैं जिसमें कि इनके न्यूक्लियर जो मटेरियल है 450 किलोग्राम, उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या उसको ये किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ अपनी स्पेशल फोर्सेस, क्योंकि उसके लिए इन्होंने 7 से 10 हज़ार वो अपने मरीन्स इकट्ठे भी किए हैं जो एम्फीबियस मरीन्स हैं, या फिर अपना हुर्मुज़ के कोस्ट लाइन पे कोई एक्शन कर सकते हैं। लेकिन कोई इन्वेजन उस तरह की नहीं कि कोई लार्ज स्केल इन्वेजन मैं नहीं एनविजिज करता बिल्कुल। अच्छा और सर, ये जो जिस तरीके से जो रद्दअमल सामने आया ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का, उन्होंने ये कहा कि ये बार बार हमें थ्रेट किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि पत्थर के दौर में हमें भेज दिया जाएगा, और ये धमकियां और हमारे पावर प्लांट्स को और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां भी दी जा रही हैं, और ऑलरेडी भी अमेरिका ऐसा कर चुका है, और आलमी बरादरी इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? ये जो सिचुएशन अब बनी है जिसमें जो सुपर पावर्स आपस में कनेक्ट कर रही हैं और बात कर रही है, इसके साथ ये अटैच होता है ये चीज़ के अब आगे चलकर सिचुएशन शायद बेहतरी की तरफ जाएगी? देखिए, ये बात खुशाइंद है कि अब ज्यादा इंटरेस्ट जो है चाइना भी पहले से ज्यादा डिप्लोमेसी में शामिल हो रहा है, रशिया भी, बाकी मुल्क तो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल जो है ना कोई चले, बाकी दुनिया तो बनी होगी खामोश तमाशाई, लेकिन पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट, चाइना, ये सारे मुल्क तो डिप्लोमेसी बहुत ही ज्यादा एक इंटेंस डिप्लोमेसी चल रही है। वो तो उनकी तो पूरी कोशिशें हैं कि इस क्राइसिस को किसी तरह डिफ्यूज करें। तो आने वाले दिनों में हमें और भी ज्यादा इंटेंस डिप्लोमेसी नजर आएगी बिल्कुल, क्योंकि ये जो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन है वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एस्केलेशन कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, चंद दिन पहले कदाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिंडीज को हराया। उस मैच के हीरो फातेह टीम के बैटर समीर मिन्हास थे, जिन्होंने 36 गेंदों पर 194 के स्ट्राइक रेट के साथ 70 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जहां समीर मिन्हास ने अपनी टीम के लिए बल्ले से फर्ज अदा किया, वहीं उनके वालिद काशिफ मिन्हास ग्राउंड में अपने बेटे की यादगार इनिंग देखने और फिर बाद में इख्तितामी तकरीब की तस्वीर बनाकर अपना फर्ज निभाते रहे। बड़ा ये क्यूट और खूबसूरत सा मोमेंट था जो हम सब
सबने देखा, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। समीर मिन्हास के दूसरे भाई अरफात मिन्हास भी PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और नौजवान क्रिकेटर्स के वालिद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब दोनों भाई मुखालिफ टीमों पर तबाही बनकर छाए हुए हैं और अपनी अपनी टीमों के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इसी हवाले से हमने उनसे बात करनी है और बात करने के लिए दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मिन्हास साहब वालिद हैं समीर मिन्हास के, और समीर मिन्हास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले आपकी इजाज़त से समीर से बात करना चाहेंगे। समीर, बताइएगा कि इतनी स्ट्रगल और फिर एक मकाम हासिल करने की तरफ तगोदो जारी है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इतनी इज़्ज़त और इतनी कामयाबी उन्होंने दी। बाकी साथ में हर क्रिकेटर का होता है कि हर क्रिकेटर स्ट्रगल करके आता है, उसमें उसकी लाइफ में, उसके क्रिकेट करियर में काफ़ी मुश्किल फेजेस आते हैं, वहाँ से गुजर के आता है। हर क्रिकेटर का ऐसा ही होता है। बाकी मेहनत तो काफ़ी की है और बाकी अल्लाह ताला। और समीर, ये भी बताएं कि एक बड़ा क्यूट मोमेंट जिसका मैंने जिक्र भी किया कि आपके बाबा ग्राउंड में मौजूद थे और फिर आपको परफॉर्म करना कब से माइंड में था, और जब वो लम्हा आया, जब आपने देखा कि वो आपकी जो जीत है, जो आपकी इनिंग्स है, उसे विटनेस कर रहे हैं, तो फीलिंग्स क्या थी आपकी? जी, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं था कि मतलब कि बाबा आए हुए हैं तो उनको शो कराना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी मतलब मैचेस पे मेरे आए हुए हैं और काफ़ी मतलब कि मैंने ऐसे खेला हुआ है, तो ऐसा कोई इंटेंट नहीं था मेरा। क्योंकि आप PSL खेल रहे हैं तो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, तो मेन फोकस यही था कि टीम के लिए अच्छा करूं और टीम को अच्छा मतलब कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग मतलब खेलूं। और बाकी फीलिंग की बात है तो फीलिंग तो काफ़ी अच्छी होती है, जैसे आपके पेरेंट्स आए होते हैं ग्राउंड में और आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। बिल्कुल, एक प्राउड मोमेंट है फादर और सन दोनों के लिए। काशिफ साहब, आपकी जानिब भी आते हैं। समीर चूँकि अब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो रहा नहीं जा रहा, बहुत से सवाल हैं करियर के बारे में। समीर, बात करते हैं, कब क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने, मोटिवेशन क्या थी आपकी? जी, क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी अंडर 13 लेवल से और तब से अब तक अभी तक चल रही है। और साथ में अंडर 13 से पहले मतलब कि 9-10 साल क्यों होंगे तब मैंने स्टार्ट की थी। उस टाइम प्रोफेशनली नहीं स्टार्ट की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर भाई को देख के फिर थोड़ा स्टार्ट किया प्रोफेशनली खेलना। फिर अंडर 13 खेली, फिर अंडर 16, फिर अंडर 19, ऐसे ही फिर पाथवे से पूरे आया हूँ मैं। बाकी मोटिवेशन यही थी कि बाबा का काफ़ी था कि हम 2 या 3 भाई सारे मतलब कि क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को सर्व करें, तो एक तो मोटिवेशन वो थी। दूसरा, जब भाई खेला था फर्स्ट टाइम अंडर 13 से, तो फिर मुझे भी काफ़ी वो हुआ कि मैंने भी खेलना है। मैंने भी मतलब कि अंडर 13 की मतलब उस टाइम तो ये था कि अंडर 13 पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि कभी खेली नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा था। राइट, वी नो समीर कि आप बिजी भी होंगे, पूरा स्केड्यूल आपका सेट होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भी निकलना होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी तक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपकी जारी है अपनी टीम के लिए, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स तो अभी तो फ्यूचर के बारे में इतना कुछ सोचा नहीं है। अभी जो रिसेंट जो चल रहा है, अभी PSL चल रहा है, तो उस पर सारा फोकस है कि अभी PSL खेलनी है। जो आगे इंशाल्लाह जो भी आगे स्टेप आएगा या कोई इवेंट आएगा तो उसमें फिर देखेंगे कि क्या करना है। वैसे भी फ्यूचर का तो कोई नहीं सोचा, यही है कि आगे फर्स्ट क्लास वगैरह आएगी तो फर्स्ट क्लास खेलनी है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच समीर, हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपको मज़ीद हम नहीं रोकेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपके फ्यूचर जितने भी मैचेस आ रहे हैं उसके लिए बेहतरीन परफॉर्म करें और छा जाएं। काशिफ साहब, अब आपकी जानिब आते हैं। कैसा ज़बरदस्त और प्राउड मोमेंट है किसी भी फादर के लिए कि उनके जो बेटे हैं वो मैदान में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे थे आप? जी, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा इस मौके के लिए। ये ऐसा मौका है कि किसी भी फादर के लिए होता तो उसकी भी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते। जैसे मेरा उस दिन सारा दिन तकरीबन ऐसे ही गुजरा और ऐसा लग रहा था कि एक ख्वाब है जो पूरा हो चुका है मेरा। बिल्कुल जी, अरे वाह। अच्छा काशिफ साहब, कैसा लग रहा है? समीर भी और अरफात भी दोनों PSL में जो है वो खेल रहे हैं और दोनों ही मैच विनिंग प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम के लिए। आपने भी क्रिकेट खेली हुई है, तो आपको कैसा लगता है दोनों बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त? जी बिल्कुल जी, मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ और उसके बाद दोनों बच्चे जब परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि अब ये बच्चे हमसे आगे निकल गए हैं और वाकई ये बात ठीक भी है। और जिस तरीके की दोनों माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, मैं अपने तमाम उन फैंस का, जो मेरे बच्चों के फैंस हैं, जो हमसे सारे कनेक्टेड हैं,
जो दुआएं कर रहे हैं इन लोगों के लिए, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो शायद इन दुआओं की वजह से इन बच्चों को ताकत मिल रही है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काशिफ साहब, आपने बताया आप खुद भी क्रिकेटर हैं और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर तो जो अफराद हैं, जो लड़के होते हैं, वो क्रिकेट खेलते ही हुए आते हैं, लेकिन डिड यू हैव अ प्लान? आपका प्लान था कि मैं अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाऊंगा? जी, पहले तो मेरा खुद का प्लान था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, लेकिन फादर ने वो वही वाली एक स्टोरी कि नहीं, क्रिकेट नहीं खेलनी और घर में रहो और उसके बाद फिर अपना बिजनेस संभालो, मुझे तुम्हें क्रिकेट नहीं खिलानी। तो वो वाली स्टोरी जब एंड हो गई, क्रिकेट छोड़ दी, तो जब बच्चे जब 8-9 साल के हुए, इनको देखा तो ये जब घर में खेल रहे होते थे तो कुछ एहसास हुआ कि ये घर में छोटे छोटे क्रिकेट के एटम बॉम्ब्स हैं जो फिर रहे हैं, तो इनको यूज किया जाए, इनके ऊपर काम किया जाए, इनको ग्राउंड में लेके जाया जाए। तो इनका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बनाना शुरू किया उस वक्त, तो वो बहुत एक फायदामंद साबित हुआ और जिसकी वजह से फिर इन्होंने दोनों भाइयों ने अंडर 13 बेस्ट परफॉर्मेंस बने, अंडर 16 के बने, अंडर 19 के, और आज ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि ये कितनी खुशियां दें इस कौम को कि जो कौम से रूठी हुई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खास तौर पर क्रिकेट के मैदान में इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा काशिफ साहब, आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जिस तरीके से क्रिकेट वाला आपका क्रेज़ आपके बच्चों में गया दोनों में, और कितना शानदार वो खेल रहे हैं, वो हम सभी देख रहे हैं, ये फोटोग्राफी वाला भी गया है? कोई टैलेंट उधर ट्रांसफर हुआ है? नहीं, फोटोग्राफी वाला वैसे तो बच्चे अपनी वो मोबाइल फोन से करते रहते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली 2015 से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं। और बाकी ये है कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि ये हमें भी मिल ले तो बड़ा बात होती है। हमें तो बस अब ये होता है कि हमें भी ये घर में मिल लें, क्योंकि ये अपना इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर ये घर भी आते हैं 2-3 छुट्टियों पे, मुझे अपने बच्चों से एक बड़ी वो खुशी है कि ये जब इतना लंबा ट्रेवल करके आते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अब ये 2-3 दिन रेस्ट करेंगे और ये हिलेंगे नहीं, कमरों से निकलेंगे नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा खुशी तब होती है कि जब ये इतना लंबा ट्रेवल करके आते हैं, सुबह ये पहुंचते हैं 3-4 बजे और ये शाम को दोबारा 2 बजे नेट के ऊपर होते हैं, अपने प्रैक्टिस करने निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ साहब, जाहिर बात है कि स्पोर्ट्समैन होने के कुछ तो फवायद होंगे ही ना। आप बताएं, आप फोटोग्राफी की तरफ कैसे निकल गए? बस जी, एक मेरा बेसिकली मैं बिजनेसमैन, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, इंपोर्ट का। हमारा ये जल्दी पुश्ती बिजनेस है, 1980 से मेरे फादर ने स्टार्ट किया था और मैं भी यही बिजनेस कर रहा हूँ। ये फोटोग्राफी जो है मेरा ये हॉबीस्ट एक है। मैं उसमें एक दोस्त आए तो उन्होंने कहा जी इस तरह हमारा एक क्लब बना हुआ है तो उसमें आप ज्वाइन करें, कैमरा खरीदें। बस 2015 में वो दिन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद फिर ये काफी आगे निकल गई ये बात। साथ साथ चल रहा है। अच्छा काशिफ साहब, जब दोनों समीर और अरफात खेल रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप इनके साथ खेलते हैं? आप क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं डेफिनेटली, और क्या उस टाइम में क्या मोमेंट्स होते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल, ये जब दोनों नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सेम मैं भी उसी क्रिस्टन क्रिकेट क्लब से ही और ये बच्चे भी उसी क्लब से हैं, मुल्तान से। तो जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं खुद अभी तक वेटरन क्रिकेट खेल रहा हूँ। जो पूरे पाकिस्तान में एक वेटरन क्रिकेट होती है, मैं वो खेल रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ और इनको जाके नेट पे बॉलिंग भी करता हूँ और इनसे कहता हूँ मुझे बॉलिंग कराओ और मुझे आउट करके दिखाओ। हमारी आपस में फाइट होती है बकायदा। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, वैसे आप ज्यादा इंटरेस्टेड किस में, बॉलिंग में या बैटिंग में? मैं जी ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और जो बैटिंग में मैं करता था तो वो फिर मेरा भी वही स्टांस था जो मेरे बच्चों का है कि मैंने इनको कहा था कि बॉलर को कभी जिंदगी में सर पे नहीं चढ़ाना, तो वो माशाल्लाह वही दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा काशिफ साहब, इन दी एंड जब आप इनकी खेल रहे होते हैं, दोनों बेटे आपके, और परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जिस तरह से हम आम क्रिकेट शायकीन जो है वो अपनी तरफ से शोर मचा रहे होते हैं कि भाई चौका लगा दें या छक्का लगा दें, और आपने भी कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया हो आउट लाउड या जिस तरह भी दिल में, और आपके बेटे ने वही परफॉर्मेंस दे दी हो, तो कैसा महसूस होता है? महसूस तो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था, प्राउड मोमेंट होता मेरे लिए बहुत ज्यादा, और लोग मुबारकबादें दे रहे होते हैं। लेकिन वो एज अ फादर कभी मैं वो इतना जोर से शाउट आउट नहीं करता। मेरे लिए थोड़ा सा और होता है, शायद रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन वो दिल बहुत कर रहा होता है कि मैं भी छलांगे मारूं, अपने बच्चों के लिए शोर शराबा करूं, लेकिन शायद वो अपनी फोटोग्राफी में मसरूफ होने की वजह से भी मैं नहीं कर पाता। चले, ख्वाहिश कहीं ना कहीं तो पूरी हो रही है। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और समीर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मैं वक्त दिया। अभी जाएंगे ब्रेक पर।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ जिक्र करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शारी से मुतालिक जो अहम इजलास हुआ, आला सतह का इजलास था, उसका जिक्र करते हैं, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हुए और ये डिसाइड किया गया कि दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद की जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्कीज, निजी प्रॉपर्टीज़ और घरों में शादी की तकरीब रात 10 बजे के बाद मुनाकिद करने पर पाबंदी आयद होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी के औकात कार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का जो इत्तलाक है वो 7 अप्रैल से यानी आज से होना है। सिंध में मार्केट्स और दीगर औकात कार के हवाले से मुशावरत का अमल अब भी जारी है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में दी गई सब्सिडी डिजिटल वॉल्स के जरिए मुंतकिल करने का अमल जारी है और 1 लाख ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं अब तक। इजलास को ब्रीफिंग में भी बताया गया है। वज़राए आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कौमी अहमियत के इन अहम मामलात में इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया है। सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुशावरत भी जारी है। गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी और तमाम तर अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। एक्सपेक्ट यही करें कि ऐसा सिलसिला जारी रहेगा अगर जंग जारी रही, क्योंकि तमाम तर चीज़ें आपको पता है कि वो ऑयल से जुड़ी हुई हैं। ऑयल महंगा होगा तो ये तमाम तर चीज़ें भी महंगी होंगी। तो चलें, ये तो एक एहतियाती तदाबीर थी जो हमने इख्तियार की है। अब आपको ये भी बताया कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट अपने नाज़रीन के लिए लगातार ज़बरदस्त कहानियाँ पेश कर रहा है और उन्हीं में से एक ड्रामा जिसने आते ही सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। जी हाँ, आपको पता ही होगा हम किसकी बात करें। हम बात कर रहे हैं अब्दुल्लापुर के देवदास की। पिछले हफ्ते अब्दुल्लापुर का देवदास के धमाकेदार 3 एपिसोड जो हैं उनकी लॉन्चिंग हुई थी और उसके बाद नाजरीन ने इस ड्रामे को सिर्फ पसंद ही नहीं किया बल्कि दिल से अपना लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। कहानी की गहराई हो या जज्बात की शिद्दत, हर पहलू ने अवाम को अपनी तरफ खींच लिया है। और मोहब्बत, तकरार, किस्मत के खेल से भरपूर ये कहानी है और हर एपिसोड के साथ और भी दिलचस्प होती जाती है। और जब बात हो बेहतरीन फनकारों की तो फिर सबसे पहले आपको पता ही है बिलाल अब्बास खान का नाम आता है। सारा खान की जोड़ी जो उनके साथ इसमें बनी है कमाल ही दिखाई दे रही है। इनकी लाजवाब एक्टिंग, उनके जज्बात हर सीन को इतना पावरफुल और इंटेंस बना देते हैं कि नजर हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इस ड्रामे की राइटिंग ने भी सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, शाहिद डोगर की ज़बरदस्त राइटिंग ने ये कहानी एक नया जो है इसको रंग दिया है जो सीधा दिल में उतर जाती है। अब जब कहानी इतनी शिद्दत से आगे बढ़ रही हो तो हर नया मोड़ जो है एक नई क्यूरोसिटी पैदा करता है। तो चलें प्रोमो देखते हैं। मैंने कत्ल कर दिया बेदार वक्त को। मेरे बेटे को किसी और ने कत्ल किया है, किसी पुराने दुश्मन ने। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपका देवदास तो हवेली में आया ही नहीं। नाम बताओ मुतैया का। गुलबानो। आधा केस तो हार गए। किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है तो मौत से गुजर के दिखते हैं। देखिए अब्दुल्लापुर का देवदास कल रात 8 बजे सिर्फ। क्यूरोसिटी तो बढ़ गई है कि आखिर आगे कहानी किस समत बढ़ेगी और किरदारों की जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है। ये जानने के लिए देखते रहिए अब्दुल्लापुर का देवदास हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को मंबा इल्म नहीं बल्कि इल्म का दरवाज़ा समझ लें। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया रफ्तार और फौरी रद्द-ए-अमल देने की एक सकाफत का नाम है। सोशल मीडिया के पास एक ऐसी ताकत है कि वो हमें गहरी फिक्र से महरूम कर सकता है अगर हम उसका शऊरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया को मंबा इल्म समझने के बजाय उसको एक दरवाज़ा समझ लें तो फिर एक सहूलत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। सोशल मीडिया के हवाले से मुबाहिस जो हैं वो पिछले 10 साल से जारी हैं। इस पे हर डिसिप्लिन जो है अपनी जगह काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी अपनी जगह पे काम कर रही है और वो ज़हनी सेहत को भी परख रही है, लोगों के रवैयों को भी देख रही है और ज़हानत की जो पैमाइश है उसके हवाले से भी देख रही है कि इंसान जो है इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उस पर किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया जो है
क्या हमको गहरी फ़िक्र से महरूम कर रहा है? मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया को शायद इल्ज़ाम इस तरह देना दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के पास एक ऐसी ताकत है कि वो हमें गहरी फ़िक्र से महरूम कर सकता है अगर हम उसका शऊरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम शऊरी इस्तेमाल करेंगे फिर इस तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम गहरी फ़िक्र में ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर हम शऊरी इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम उसके स्लेव बन जाएंगे तो यकीनी तौर पे ये हमारी वो फैकल्टीज़ जो गहरी फ़िक्र को जन्म देती हैं उनको मुतासिर करेगी। और ये जो गहरी फ़िक्र है, ये गहरी फ़िक्र का ये जो आउटकम है, जो दुनिया का अजीम तरीन अदब है, दुनिया का अजीम तरीन फ़लसफ़ा है, दुनिया के अजीम तरीन जो मतलब जितने भी साइंसेस हैं, जो भी इजादात हैं, ये तमाम जो कुछ भी है ये गहरी फ़िक्र का नतीजा है। ये जो हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और बहुत बड़े आइडियाज़ की, आदर्शों की बात करते हैं, ये गहरी फ़िक्र का नतीजा है। तो गहरी फ़िक्र के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? गहरी फ़िक्र के लिए आपको सब्र चाहिए होता है, यकसुई चाहिए होती है, आपको अंदरूनी सुकून चाहिए होता है, आपको एक 100% कंसंट्रेशन या तवज्जो चाहिए होती है, वक्त चाहिए होता है। ये तमाम चीज़ें मिलके आपको गहरी फ़िक्र की जानिब ले के जा सकती हैं और वहाँ से कोई नतीजा नमूदार हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि उसके रास्ते में सोशल मीडिया आ चुका है। अब सोशल मीडिया का प्रॉब्लम क्या है कि एक तो तवज्जो का बिखराव हमें नज़र आ रहा है। और तवज्जो का बिखराव कैसे नज़र आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक इंसान जो है उसके पास एक मोबाइल है और उसमें सोशल मीडिया है, उसमें एक पोस्ट आई है, अभी वो पोस्ट पे थोड़ी सी तवज्जो की है, साथ ही एक नोटिफिकेशन की बेल आई है, फिर उसने नोटिफिकेशन की तरफ गया है और नोटिफिकेशन के साथ ही वो किसी वीडियो की तरफ चला गया है, वीडियो की तरफ ही उसको एक और नोटिफिकेशन आया है, वहाँ पे वो किसी जगह कमेंट करने चला गया है, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे बहस करना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद किसी और तरफ चला गया है। ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ये तमाम फैलाव आपको नज़र आएगा। ये जो तवज्जो का बिखराव है, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया रफ्तार और फौरी रद्द-ए-अमल देने की एक सकाफ़त का नाम है। और ये जो सकाफ़त है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इस हवाले से हो रही है क्योंकि एक तो आपने फौरी रद्द-ए-अमल देना है और फिर रफ्तार यानी स्पीड से देना है, और फिर जो मुख्तसर मवाद की आदत पड़ चुकी है। अब हमें वो तमाम बड़े नावल्स, वो तमाम बड़ी किताबें वो हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है। अब हमें उनका एक खुलासा चाहिए, तो वो खुलासा इस तरह काम कर नहीं सकता। यानी क्राइम एंड पनिशमेंट या टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस या ये जितने बड़े नावल हैं, ये नहीं हो सकता कि आपको एक रील की शक्ल में पेश कर दिए जाएं, या रसल का काम या बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनका काम आपको रीलों की शक्ल में पेश तो किया जा सकता है, लेकिन वो बहरहाल वो काम नहीं होगा जब तक कि आप उसके अंदर से नहीं गुजरेंगे। दूसरा सोशल मीडिया का प्रॉब्लम एल्गोरिथम है। इस तरह लग रहा है जिस इंसान किसी एक कुछ चैम्बर में फंस चुका है और वो कंफर्मेशन बायस की वजह से वो जो चाहता है, देखना चाहता है, वो एल्गोरिथम उसको वही दिखाई चले जा रहा है। तो वो कुएं के अंदर चला जा रहा है। वो मुख्तलिफ किसी भी मामले के जो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ जेते हैं, वो देखने से अज़सर महरूम है और उस महरूमी की वजह से उसके अंदर जो ज़हानत है उसका फुकदान होता चला जा रहा है और इसके अलावा उसके अंदर जो तासुबात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए ना कि ये कितनी खौफनाक चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया पे जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सोशल मीडिया इटसेल्फ ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। ये ऐसी है जिस तरह आपके पास कार है और आप एक जो स्पीड लिमिट है उससे 2 गुना अगर आगे चले जाएंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि कार को गलत चीज़ है। गलती हम कहाँ करते हैं? जब हम सोशल मीडिया को मंबा इल्म समझ लेते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज समझ लेते हैं। ऑथेंटिसिटी जो है वो हमें ऐसे लगता है जैसे जिस तरह हम कहते हैं ना कि छपा हुआ जो लफ्ज़ है वो मोतबर होता है। बिल्कुल इसी तरह जब सोशल मीडिया जो है उसको हमने मोतबर समझ लिया कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जैसी भी है वही एक्चुअली सोर्स है और वो ऑथेंटिसिटी जो है उस पर कोई दो राय नहीं है। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया को मंबा इल्म समझने के बजाय उसको एक दरवाज़ा समझ लें तो फिर एक सहूलत हो सकती है कि हम इसको दरवाज़ा समझें, हम समझें कि हमें अच्छे क्लूज़ मिल सकते हैं, हमें बहुत अच्छी मालूमात दे सकती है कि हम जो सोर्स है, जो एक्चुअली सोर्स है, वहाँ तक जाएं और उसको पढ़ें। मेरी अपनी ज़िंदगी में सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है। बहुत अच्छे दोस्त मेरे, बहुत अच्छी उन दोस्तों से बहुत अच्छी किताबें तजवीज़ जो उन्होंने की वो पढ़ने को मिली, बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले। शौरी तौर पे इसका इस्तेमाल करने के लिए आप शुरू की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि मोबाइल को बिल्कुल साइड पे रख लें एक घंटे के लिए, फिर उसका दौरानिया बढ़ाते चले जाएं। दूसरा ये है कि किताब पढ़ना जो है उसको ज़रूरी समझें क्योंकि किताब किसी एक ही मौजू पे लिखी होती है। वो इस तरह नहीं होता कि आपकी तवज्जो जो है उसको बखेर के रखते हैं। वो किसी एक ही मौजू पे होगी और आपको वो एक यकसुई फराहम करती है। कुतुब बीनी जो है उसका फ़रोग़ वो बहुत ज़रूरी है और इसके साथ
इस तरह की प्रैक्टिस ज़रूरी है जिसमें हम मोबाइल के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं वाला मामला जो है, अपने आप को ये बावर करा सकें, अपने आप को ये यकीन दिला सकें कि मोबाइल फ़ोन के अलावा भी ज़िंदगी ना सिर्फ गुजारी जा सकती है बल्कि कहीं खूबसूरत होती है ज़िंदगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम मिस कर जाते हैं। स्पेशली जब आप किसी म्यूज़िक की महफ़िल में हैं, स्पेशली जब आप किसी नेचर के बहुत ही खूबसूरत फितरी मकाम पे हैं, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि लोगों ने मोबाइल और इतना कीमती वो लम्हा, इतनी वो खूबसूरत चीज़ ज़ाया कर बैठते हैं जब उसके दरमियान में मोबाइल को ले आते हैं। तो असल ख़तरा जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, असल ख़तरा सोशल मीडिया की तरफ हमारे रवैये का है। हमारे रवैया अगर वो शऊरी है और वो हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है और हम अपना आप अपने कंट्रोल में है, तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर हम उसके हाथ में स्लेव हैं, ग़ुलाम बन चुके हैं, तो इससे ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 1948 में आलमी इदारा सेहत ने पहला सेहत का आलमी दिन मनाया था और उस साल आलमी इदारा सेहत ने जो थीम रखा था वो मुख्तलिफ था। इस साल का जो मौजू है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस रखा गया है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में निज़ाम सेहत कुछ खास नज़र नहीं आता। शहरियों के लिए सहूलियात मैसर हैं, लेकिन देहात की अगर बात की जाए तो लोग बुनियादी सेहत से अभी भी वहाँ पर महरूम है। एहतियात इलाज से बेहतर है। इस फॉर्मूले को अपनाकर हम बहुत से ऐसे अमराज से महफूज रह सकते हैं जो मामूली नौयत के होते हैं, ताहम बेएहतियाती उनको मोजी अमराज में तब्दील कर देती है। दुनिया भर में शुगर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, पोलियो, कोरोना, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जो हैं इनमें शामिल हैं, जिनमें एहतियात करके कीमती जानों को सेहतमंद रखा जा सकता है। नाज़रीन, बच्चों की सेहत के हवाले से अगर बात करें तो अक्सर वालिदैन को ये मालूम नहीं होता कि कौन सी अलामात ख़तरे की निशानदही करती हैं और कब फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है। कई सर्जिकल मसाइल ऐसे होते हैं जो बर वक्त तशख़ीस और इलाज से मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें ताख़ीर हो जाए तो पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ सकती हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ साथ वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। सेहत और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों की सेहत के हवाले से, क्योंकि एक सेहतमंद बच्चा ही एक मजबूत और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शब्बीर हुसैन, जो बच्चों के पेचीदा तिब्बी और सर्जिकल मसाइल के इलाज में वसी तजुर्बा रखते हैं। हम उनसे जानेंगे कि बच्चों में आम सर्जिकल मसाइल कौन से होते हैं, किन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर निगहदाश्त कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप OMI हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सर्जन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत मैं ठीक हूँ। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का आज के दिन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे एक साथ होना एक इत्तेफाक है? हाँ, ये इत्तेफाक है। जो 7 अप्रैल हमेशा से वर्ल्ड हेल्थ डे रहा है, क्योंकि दैट वाज द डे जब WHO का क़याम हुआ था। इत्तेफाकन वर्ल्ड पीडियाट्रिक सर्जरी डे भी आज ही का पड़ रहा है। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किस तरीके से एक बच्चे को सेहतमंद और महफूज और खुशहाल ज़िंदगी जो है वो दी जा सकती है? और दूसरा ये कि पीडियाट्रिक सर्जरी जो होती है वो आम सर्जरी से डिफरेंट होती है या जो एडल्ट सर्जरीज होती हैं उनसे डिफरेंट होती है या चैलेंजिंग ज़्यादा होती है जो सर्जन है उसके लिए? आई थिंक जो अगर हम इसको देखते हैं ना, पीडियाट्रिक सर्जरी जो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक बच्चे के पैदाइश से लेके 14-15 साल तक के बच्चों के बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चे पैदाइशी नुक्स से पैदा होते हैं और साथ साथ कुछ बीमारियां उम्र के साथ साथ भी होती हैं। तो इस सब को पीडियाट्रिक सर्जरी डील करता है। और पीडियाट्रिक सर्जरी एक एडल्ट, यानी कंसेप्ट ये क्या होता है कि जी एक बच्चा एक छोटा एडल्ट है, वो दुरुस्त नहीं है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी डिमांड्स, उसकी नीड्स दोनों फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल मुख्तलिफ होती हैं और उसके लिए एक डिफरेंट ट्रेनिंग चाहिए होती है जो कि पीडियाट्रिक सर्जन प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कंजेनाइटल डिजीज़ होती हैं, यानी जो पैदाइशी नकाइस होते हैं, इनके हल मौजूद हैं और अगर ये तशख़ीस हो जाते हैं तो कब इनको रिकवरी की तरफ ले जाना चाहिए? शुक्रिया, बहुत बड़ा सवाल के, बहुत अहम सवाल है और ये बहुत मिसकंसेप्शन है जनरल पॉपुलेशन में और उसकी वजह से बहुत
जो बच्चे जो है वो मिसमैनेज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1000 में से एक बच्चा कोई मेजर पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होता है, और ज्यादातर ये नुक्स जो होते हैं ये फिजिकल होते हैं, और इनमें अगर अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जाए, सही वक्त पे तफ्तीश हो जाए और सही जगह पे उसका इलाज हो, तो ये मुकम्मल तौर पे ट्रीटेबल है और बच्चा अपनी बाकी जिंदगी एक नॉर्मल बच्चों के तरह से गुजार सकता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो बच्चों की डिसीज़ होती हैं उनके कुछ सिम्टम्स भी थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हर्निया और अपेंडिक्स काफ़ी कॉमन है बच्चों में भी, इनकी जो अलामात क्या होती हैं? अगर पहले से ही जल्द तशख़ीस कर ली जाए तो हर बीमारी की तरह उसका इलाज भी आसान हो जाता है, ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे वालिदैन को पहचान लेना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, एक बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा अहम है कि जो सटल किस्म की चीजें हैं उस बच्चे में जो चेंजेस हो रही हैं, जैसे आपने हर्निया की बात की, आई थिंक हर्निया हर उम्र के बच्चे में होता है और यूजुअली ये पैदाइशी होती है, जो एक ताल्लुक होता है पेट और टेस्टिस के दरमियान जो खुला रह जाता है। अब जब वालिदैन बच्चे को बाथ दे रही हैं, जब नहला रही हैं, कपड़े चेंज कर रही है, अगर उस वक्त ग्रॉइन पे देखें और कोई सूजन नजर आ रही है, खासतौर पे जब बच्चा रो रहा है या किसी वजह से बच्चा जोर लगा रहा है, तो ये सूजन ज्यादा वाज़ेह नमूदार होती है। तो इसमें बहुत अहम है कि एक मदर इतनी ऑब्जर्वेंट है कि बच्चे में कोई सटल सी चेंज डेवलप हो रही है, जैसे कि बच्चे को आप नहला रहे हैं और सडनली उसको नहलाते हुए एहसास होता है कि पेट कुछ उभरा हुआ है, पेट में कुछ थोड़ी सी महसूस हो रही है। तो अगर वो ऑब्जर्वेंट मदर है तो वो बहुत जल्दी हम इसको पिक कर सकते हैं। यही हमारा मकसद होता है कि जाहिर है बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन मदर की या जो केयर गिवर्स की जो अपना ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत ज़्यादा अहम है अर्ली डायग्नोसिस में। राइट तो डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं, आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि बच्चों की जो स्क्रीनिंग है उसको किस वक्फे से करवाया जाए? थैंक्स वेरी मच। आई थिंक जो इसमें जो एक रूटीनली बच्चे 2 या 3 मरतबा पूरी तरह से उनको स्क्रीन किया जाता है। ज़्यादातर जगहों पे बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद या एटलीस्ट विद इन फर्स्ट 48 आवर्स कोई एक एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन उसको टिप टू टो मुआयना करता है, और बहुत सारे जो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं वो उस वक्त पिक हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चे में से फॉर इंस्टेंस कॉमन चीज में आपको इसे कहूँ कि अगर उसका पॉटी का रास्ता सही जगह पे नहीं है, अब वो 2 दिन की उम्र पे या पैदाइश से 48 आवर्स में जब एक मतलब एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन उसको मुआयना करता है तो वो चीजें पिक हो जाती हैं जो मेजर कंजेनिटल एनोमलीज हैं। इसके बाद जो दूसरा चेकअप आता है वो 6 वीक्स पे आता है, और ये बहुत अहम है कि हर पेरेंट्स अपने पीडियाट्रिशियन के पास बच्चे को 6 वीक्स के लिए ले जाए। वहाँ पे दोबारा से उस बच्चे को टिप टू टो मुआयना किया जाता है, और बहुत सारी जो सटल एब्नॉर्मलिटीज हैं जो कि उस वक्त मिस हुई वो उस वक्त पिक हो जाती है। देन ऑन एवरेज बच्चा अपने पीडियाट्रिशियन के पास विद इन फर्स्ट ईयर 5 से 6 मरतबा वैक्सीन के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाता है। तो वहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पीडियाट्रिशियन है या जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो सिर्फ उस बीमारी को न देखे बल्कि बच्चे का मुकम्मल मुआयना करे, ताकि उसमें भी जैसे हर्निया है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, टेस्टिस के सही जगह पे ना होना, या फिनाइल एब्नॉर्मलिटी जिसमें कॉमन हाइपोस्पेडियस है, ये बड़ी आसानी से पिक हो जाता है। और अगर ये चीजें जल्द पिक हो तो बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर होता है और इसकी जो नतीजे ज्यादा बेहतर रहते हैं। ठीक है, और इलाज बर वक्त हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शब्बीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। बाज़ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि तारीख के सफ़हात पर लिखी जाती हैं। आज हम आपको एक बार फिर मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पाकिस्तानी एडवेंचर एथलीट खातून से जिन्होंने बर्फ़ के बेरहम मैदानों में अपनी शनाख्त ज़ब्त की है। जी हाँ नाज़रीन, समर खान की बात कर रहे हैं। अब बन चुकी हैं आर्कटिक मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून। और ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये था एक ऐसा आलमी चैलेंज जहां इंसान सिर्फ फासले तय नहीं करता बल्कि अपनी हदों का असर नौ तयन भी करता है। तकरीबन 300 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये बर्फानी सफ़र था। नॉर्वे से स्वीडन तक फैला हुआ था, जहां हर लम्हा सर्दी नहीं बल्कि खामोश आजमाइश थी। यहाँ ना शोर होता है ना सहूलत, सिर्फ सफ़ेद वीरानी है, सख्त हवाएं हैं और इंसान का अपने आप से मुकालमा। और इसी खामोशी में समर खान ने साबित किया कि असल ताकत शोर में नहीं साबित कदमी में होती है। उन्होंने ना सिर्फ इस कठिन रास्ते को अबूर किया बल्कि पाकिस्तान को उन चंद ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया है जहाँ से लोग दुनिया के सबसे दुश्वार खित्तों को चैलेंज करते हैं। जी हाँ, मजीद इस दुश्वार और एडवेंचर से भरपूर सफ़र की दास्तान जानते हैं समर खान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। समर, सबसे पहले तो ये बताएं कि स्वीडन से नॉर्वे तक 300 किलोमीटर का ये सफ़र जो इंतहाई खामोश और सख्त माहौल में था, इंसान का सबसे बड़ा मुकाबला मेरा ख्याल है उस वक्त खुद से ही हो रहा होता है। ये सफ़र किस कदर मुश्किल और सख्त था आपके लिए और आपको इस एडवेंचर का ख्याल कैसे आया? Fjällräven पोलर एक बहुत प्रेस्टिजियस एडवेंचरस प्रोग्राम है जो हर साल होता है और डिफरेंट ममालिक के लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। और बहुत सालों बाद कोई एक पाकिस्तान से इस साल सिलेक्शन हुई थी मेरी। और तो मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी कि मुझे पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है। और बाकी जो 19 एडवेंचरर्स थे या एथलीट्स थे वो सारे यूरोपियन कंट्रीज से थे, ज़्यादातर एशिया से हम दो ही थे, एक दो चाइना से और एक में पाकिस्तान से। सो ये है 300 किलोमीटर का सफ़र होता है इंटायरली कम्प्लीटली ऑन आर्कटिक पोल्स के पास जो पोलर रीजन है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये भी समर बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे। समर ये भी बताइएगा, सारा हमने विंटरनेस में करना था, उसी पे कैंपिंग करनी थी, उसी पे डॉग स्लेड करना था। राइट। तो समर ये भी बताइएगा कि जब हम मैराथन्स वगैरह भागते हैं वो 4-4 घंटे की होती हैं, उसमें बोरियत का एहसास होता है, तन्हाई का एहसास होता है, फटीग का एहसास हो रहा होता है। तो इन चैलेंजेस में क्या फीलिंग होती है आपकी? मैराथन में आपने कुछ हैंडल नहीं करना होता ना। यहाँ पे तो हमें एक एथलीट को 6 स्कैंडिनेवियन हस्कीज जो 6 डॉग्स हमें मिले हुए थे जिन्होंने हमें लेके जाना था, हमने उन्हें ड्राइव करना था। और ये जिंदगी में पहली दफा था कि मैं 6 स्कैंडिनेवियन हस्कीज को हैंडल करी थी, उन्हें ड्राइव करी थी। सो उनको मैनेज कैसे करना था, उनको हार्नेसेस कैसे पहनाने हैं, उनको ड्राइव कैसे करना है। वो बहुत पावरफुल और स्पीडी डॉग्स होते हैं और बहुत मुश्किल होता है उन पे ब्रेक रखना। 6-7 घंटे तक हम तकरीबन 50-60 किलोमीटर डेली सफ़र करते थे और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होता था क्योंकि हम जो फ्रोजन लेक्स होती थी उनके ऊपर से गुजरते थे, जंगलों के बीच में से गुजरते थे, बहुत बारीक ट्रैक्स पे, टेढ़े रास्तों पे। तो हमारे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते थे क्योंकि वो हस्कीज बहुत स्पीड में निकलते थे और हमें पीछे से कंट्रोल करना होता था। तो अक्सर हमारे कभी दरख्तों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी हम गिर रहे हैं कोई शार्प टर्न्स पे। और बहुत पुराने छोटे छोटे गांव के बीच में से भी हम गुजरते थे जो जहाँ पे सिर्फ समर्स में लोग आते हैं। और नॉर्मली इन दिनों में वो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। सो वो वुडन हट छोटे छोटे क्यूट से आपको नजर आते हैं रास्ते में और लैंडस्केप इतना खूबसूरत होता है कि आप जहाँ पे भी देखिए आप यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती दुनिया में बनाई है। बेशक बेशक। अच्छा समर, ये जो स्कैंडिनेवियन हस्कीज के साथ ट्रैवल था, इसका कोई एक्सपीरियंस आपने कहा आपको पहले नहीं था, तो इनको हैंडल करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके लिए। और जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स आपने बताया उसमें कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपका? नहीं, हमें क्योंकि बर्फ पे गिरते थे हम लोग तो बस हल्की फुल्की खराश लग जाती थी, कुछ सीरियस इंजरीज नहीं थी। और वो डॉग इतने बड़े बड़े बिल्कुल आपकी वेस्ट तक आ रहे होते हैं, दे आर ह्यूज बिग स्ट्रॉन्ग डॉग्स। तो शुरू में पहले तो एक दिन आपको डर बड़ा लग रहा होता है कि मैं इसको हाथ कैसे लगाऊं, ये कुछ कह ना दे आगे से। लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें हैंडल करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं आपके साथ। तो जब हम निकल रहे थे हमने फिनिश लाइन क्रॉस किया आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी सक्सेसफुली, क्योंकि
चैलेंज ये था कि -20 से -30 में आपने सर्वाइव करना है, वहीं पे आपने कैंप करना है, अपना पानी खुद बनाना है, अपना खाना खुद अरेंज करके गर्म करना है। तो इट्स लाइक प्योर सर्वाइवल। और उसके बाद अगर कोई फिनिश लाइन क्रॉस कर पाता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अपने मुल्क की तरफ से, तो फिर आपका मिशन सक्सेसफुल होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि मैं फिनिश लाइन 5-6 दिनों बाद क्रॉस कर पाऊँ और मैं इस काबिल रहूँ कि मुझे जितनी मर्जी चोट आए मैं अपने स्लेड्स कंटिन्यू रखूं और उनको चलाती रहूं। सो आखिरी दिन हमें बड़ा फील भी हुआ कि हम अपने हस्कीज छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा समर, ये बताइएगा कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल एडवेंचर था या इससे भी ज़्यादा मुश्किल आपने एडवेंचर्स किए हुए हैं? और उसके साथ ही भी बताइएगा कि ऐसे एडवेंचर्स में अपने साथ रखना क्या चाहिए, कहीं गलती से हम फंस रहे हैं तो क्या करें? क्योंकि मैं इसलिए उन सारे एथलीट्स में लाइक आई वाज लकी क्योंकि मैं कराक्रम माउंटेन्स जैसे रेंज पे ट्रेनिंग करती रही हूँ एल्टीट्यूड्स पे पिछले 7-8-10 सालों में। तो मुझे सर्दी के साथ सर्वाइवल मुश्किल नहीं था। मुझे पता था कैंपिंग कैसे करनी है बर्फ में, अपने कोल्ड मैनेजमेंट कैसे करनी है। हाइट तो वहाँ थी नहीं क्योंकि सी लेवल के आसपास ही था। लेकिन ये कि जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो हस्कीज को हैंडल करना, उनको ड्राइव करना और उनको कंट्रोल में रखना, क्योंकि बहुत मैसिव और स्पीडी वो होते थे, पावरफुल। तो ये चीज़ थी मेरे लिए। और बाकी है कि नया काफ़ी कुछ था सीखने के लिए, बहुत इंडिजिनस चीज़ें थी, टूल्स थे, स्किल्स थे जो आप ऐसे प्रोग्राम्स में सीख पाते हैं। आपको पता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमें जितनी भी सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इसी तरह डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोग्राम से मिलती हैं। और फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं इंटरनेशनली सीखूँ वो वापस आके मैं अपने गर्ल्स कैंप के थ्रू अपनी लड़कियों को, अपने लोगों को ज़रूर सिखाऊँ। राइट। और उन लड़कियों के लिए जो आपके नक्शे कदम पर चल रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं और जाना चाहती हैं इस एडवेंचरस सफ़र पर, कोई मैसेज है आपका? मैं उन्हें यही कहूँगी कि अपने आप को ट्रेन ज़रूर करें, अपने आप को एजुकेट ज़रूर करें, क्योंकि इन प्रोग्राम में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और अच्छे एथलीट्स की होती हैं। वो लोग आपको प्रोफाइल चेक करते हैं, आपका एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि क्या आप इस काबिल भी हैं फिजिकली मेंटली कि इस सख्त माहौल में सस्टेन कर सके, क्योंकि वो आप पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वो आपको फुली फंडेड एक प्रोग्राम देते हैं जिसमें आपको कि वो एयर टिकट्स, खाना पीना, रहना, सब कुछ वो आपको अरेंज करके देते हैं। इतना हैवी क्वालिटी एक्सपेंसिव गियर हमें मिलता है, जैकेट्स, बूट्स, गॉगल्स, एवरीथिंग। तो और आप इस काबिल बने कि आप पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनली कर सके और उन प्रोग्राम्स तक पहुंच सके। क्योंकि जब भी मैं ऐसे ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मैं अपनी पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम देखती हूँ और फिर ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी ममालिक बहुत कॉमनली वहाँ देखने में मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। और समर, आप खुशी इस बात की है कि आप जैसी एथलीट्स जो हैं मौजूद हैं और ये काम कर रही हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। पीएसएल की बात ना करें तो फिर शो मुकम्मल नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि उसकी बात की जाए। शानदार मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 11 के 14वें मैच में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जिस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार हैं। यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? पहला मरहला, जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं, पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। मुल्तान सुल्तान की कल के मैच की परफॉर्मेंस की पहले बात करते हैं, फिर ऑपोजिट की बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया। मुल्तान सुल्तान की डेफिनेटली जिस तरीके से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो जादू की छड़ी हम कह लें साहिबजादा फरहान है। देखिए, बिल्कुल साहिबजादा फरहान ने तो पूरा पीएसएल का नक्शा ही चेंज कर दिया। वो 2 साल से डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब तो पूरा पीएसएल ही उनके गुण गा रहा है कि साहिबजादा फरहानी सबसे पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन है। लोग तो उनको कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों के फ्यूचर के हमारे बाबर आजम भी हो सकते हैं। मैं यही बात करने वाला था कि बाबर आजम को सुनते थे कि बाबर आजम परफॉर्म करे, बाबर आजम। अब हम साहिबजादा फरहान की बात सुनते हैं और वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। ऐसा ही है। तो लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें साहिबजादा फरहान के साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो समीर मिनास, इन्होंने यंगस्टर है हमारे, माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सारी दुनिया की तारीफ भी कर रही है। उनका जज्बा ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनके जो भाई हैं इरफात मिनास, वो भी क्वालिटी स्पिनर है, ऑलराउंडर है। जिस तरह उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दी है, मैं कहना दोनों भाइयों ने मैच विनिंग प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए। ऐसा ही है। और आने वाले दिनों में लगता है कि वो पाकिस्तान की जल्द नुमाइंदगी भी करेंगे। लेकिन उसके
उनको नुमाइंदगी करवाने से पहले हमें चीज़ों को थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा। हम जैसा कि माजी में भी होता आया कि जैसे यंगस्टर ने परफॉर्म किया, हमने उठाकर उसको टीम का हिस्सा बना दिया, तो वो मैच्योर नहीं होता। 2-3 मैचों में उसने परफॉर्म किया, फिर उसके वीडियोस बनी और फिर वो एक्सपोज होकर बेचारा बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे यंगस्टर हैं, PSL की वजह से सामने आए हैं। हाँ, तो तरक्की आपकी उसी वक्त होनी चाहिए जब आप उसको एक्नॉलेज कर पाए। फौरी तौर पर तरक्की दे देने से या शायद एक्नॉलेज नहीं कर पाते। अब हमने उनको यकीनी तौर पर पहचान तो लिया कि ये हमारा फ्यूचर हो सकते हैं। अब उनके साथ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उनको अपने NCA में बुलाएं, उनके लिए अलग से कोचिंग ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम तैयार करें, उनकी फिटनेस पे काम करें। गुड सजेशन। क्योंकि स्किल वर्क आपके पास है, टेक्निक आपकी अच्छी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह की आजकल क्रिकेट हो रही है, कोई भी रेस्ट नहीं, इसमें हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा मैचेस शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो फिटनेस। फिटनेस के हवाले से अगर आपको मैं बताऊँ कि स्टीव स्मिथ, मैंने देखा कि मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। हम चूँकि मीडिया गैलरी में बैठकर मैच देख रहे होते हैं, टीवी पर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब पहला ओवर होता है तो हमारे साथ वो बाउंड्री पर खड़े होते हैं, जब दूसरा ओवर होता है तो पूरे ग्राउंड में से भागकर वो दूसरी बाउंड्री लाइन पर चले जाते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री के बहुत अच्छे फील्डर हैं और साथ वो स्लिप में भी फील्डिंग करते हैं। इसी तरह उनके पीटर सेडल है मुल्तान सुल्तान के, जिनको हम चाचा भी कहते हैं। तो कल स्टीव स्मिथ ने भी चाचा कह दिया। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैं गैर मुल्की चाचा हूँ। इफ्तिखार अहमद आपके जो पाकिस्तानी है वो लोकल चाचा। तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना। अच्छा, ये तो माहौल बना हुआ है, ठीक है। मुल्तान सुल्तान पकड़ी नहीं जा रही है क्या इस बार? मतलब इतनी तब्दीली हम एक्सपेक्ट नहीं वैसे कर रहे थे कि ऑनरशिप चेंज हुई है उसके बाद, लेकिन हमने ये भी देखा कि ऑन पेपर भी तगड़ा स्क्वाड है और परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड भी बड़ी ज़बरदस्त है। देखें ना, जो बड़े नाम ले जाएंगे ट्रॉफी इस बार। अक्सर जो हम देखते हैं कि जो हमारे डग आउट में ना बड़े बड़े नाम होते हैं, जिस तरह पिंडीज़ की बात करें उसमें इंजमाम अल हक है, राशिद लतीफ़ का उनको साथ है, अब्दुल रहमान है, ये सारे जो लोग हैं, ये इसके साथ अजहर अली का उनको साथ मिला है, कोटनी वाश है उनके पास बॉलिंग कोच के तौर पर। जो बड़े नाम है जो डग आउट में होते हैं ना, वो यंगस्टर के साथ इतना हम मुतहरक दिखाई नहीं देते। अच्छा। उनको पता होता कि यार हम इतने बड़े नाम हैं तो हम यंगस्टर के साथ काम क्यों करें, वो ज़रा हिचकिचाते हैं। जबकि जिस टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल, इनकी जिसमें बड़े नाम नहीं होंगे ना, वो परफॉर्म करेगा। आप मिसाल देख रहे हैं लाहौर कलंदर की, उनको सारा जो उनके समीन राना, वो सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। वो सारे बच्चों के साथ काम भी करते हैं, उनको साथ ट्रीट भी बड़ा अच्छा करते हैं। जबकि हमारे जो लेजेंड्स हैं, ये सारे यकीनी तौर पर मैदान में इतने ज़्यादा मुतहरक नज़र नहीं आते। अब मुल्तान सुल्तान के जो उनके जो कोच हैं टीम पेन, यकीनी तौर पर वो भी बहुत अच्छे उनके नाम थे, लेकिन वो साथ काम करते नज़र आते हैं। उनमें एक जज्बा है। एक तो उनके पास टाइम बहुत कम मिला अपनी टीम को रीगेन करने का, और फिर ऊपर से आपने 4 दिनों में उनको 3 मैचेस भी करवा दिए। अब सबसे ज्यादा जो मैचेस PSL में खेले वो मुल्तान सुल्तान की टीम में खेलते हैं, बिल्कुल रोजाना उनका मैच हो रहा होता है। लेकिन फिर भी आप देखें ना कि इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी एक ही मैच हारे हैं वो, बिल्कुल। और उसके साथ जो 2 नई टीमें हैं हमारी, वो तो बिल्कुल पहले मरहले में आउट हो गई हैं। हैदराबाद और उसकी बात रावलपिंडीज की बात करें, बिल्कुल हैदराबाद की टीम के पास डॉलर की बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो टीम का कम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पाए। दाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनी तौर पर ये उनको सोचना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ से लाहौर में मैचेस ख़त्म हो गए, अब 8 तारीख से कल से कराची में सारा वेन्यू शिफ्ट हो जाएगा। क्या वहाँ पर कंडीशंस एक तो ये कि सूटेबल होंगे और दूसरा ये कि शायकीन को इजाज़त मिल जाएगी? शायकीन की इजाज़त तो अभी तक एक फ्रेंचाइजीज भी अब रिक्वेस्ट कर रही थी। सवालिया निशान है कि जब तक ये खित्ते के हालात बेहतर नहीं होते, एनर्जी जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, इसको देखते हुए हुकूमत ने ये गाइडलाइन दी थी कि आप क्राउड को ना बुलाएं। तो हो सकता है कि अल्लाह करे कि हालात अच्छे हो जाएं पाकिस्तान के और पूरे खित्ते के हालात अच्छे हो जाएं, ये जो एनर्जी क्राइसिस ये ख़त्म हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आखिरी लेग होगी ना 22 तारीख के बाद, उसमें शायद कोई ना कोई चांसेस हो सकते हैं कि क्राउड को 50% क्राउड को इजाज़त इब्तिदा में दी जा सकती है। अभी लोग तो आते हैं, लेकिन हम देखते हैं अब टीवी पे भी आप भी देखते हैं कि सारा क्राउड वहाँ पे बैठा होता है कुछ ना कुछ। वो इसलिए कि जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने अरब रुपए टीमों खरीदी, उनके जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर होती हैं, स्पॉन्सर के कुछ लोग वहाँ पर होते हैं। कुछ सेगमेंट ऐसे क्रिएट किए जाते हैं PSL में जो टीवी पे दिखाना लाजमी होते हैं, क्योंकि आपने पैसा उनसे लिया तो जब तक आप उनको उसका रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे वो देखेंगे। इससे आम शायकीन बड़े नाराज़ होते हैं कि इनको इजाज़त है और हमें मना किया हुआ। अच्छा, ये देखिए लोगों को थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड आपने अच्छा किया कि आपने एक्सप्लेन किया। अब एक बंदे ने 2 अरब 45 करोड़ की टीम ली है,
तो क्या उसका ये हक नहीं को अपनी फैमिली को बिल्कुल है। अच्छा, ये उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है ना। हमारे ये क्राइसिस जो हमने देखा कि जो पाबंदी लगी है वो तो आम आदमी के लिए लगी है कि यार आम आदमी इतना पेट्रोल खर्च करके आएगा, सारे उसके जो पैसे खर्च होंगे उसका जो वो चीज़ों को बचाया जाए। इसलिए थोड़ा लोगों को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, जैसे हालात हैं वैसे उसके मुताबिक अडॉप्ट करनी चाहिए उनको भी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीएसएल जिस तरह से जा रहा है बड़ी समझदारी से लेके चल रहे हैं। खत्ते के हालात ऐसे ही हैं जहाँ पर इकट्ठा करना लोगों को एक मसला बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने गुफ्तगू की, बताया पीएसएल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और जनाब जहाँ पर साहबजादा फरहान छाए हुए हैं वहाँ पर हमारे कुछ स्पिनर्स भी छाए हुए हैं। वो 4 विकेट ले चुके थे फैसल अकरम, और फैसल अकरम की इस शानदार कारकर्दगी पर कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए भी। अब पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, मरहला दूसरा शुरू हो गया है। कराची जा रहे हैं सारे मैचेस, तो कराची वाले भी महसूस टीवी स्क्रीन पर ही हो सकते हैं, वो जा नहीं सकते, मैंने इसीलिए रोक दिया, शिकायत नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। जनाब इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।